अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका जो लास्ट लेक्चर है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है। वैल्यू ऑफ केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इससे हमें दो चीज़ें आसानी से पता चल सकती हैं। नंबर वन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस तरफ जा रहा है इसका हमें पता चल जाएगा। और प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन की हद का हमें पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट कितने बना रहा है या रिएक्टेंट्स उसके कितने रह गए हैं या उसका जो इक्विलिब्रियम कायम हुआ है वो कैसे हुआ है। ठीक है, इस बारे में हमें पता चल जाएगा। ये दो प्रिडिक्शन है हमारे पास। नंबर वन, पहली है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हमने ये चेक करना है आया कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। तो हम क्या करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ी सी जो है वो कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट्स उसके निकाल लेते हैं, कुछ रिएक्टेंट्स निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं उस रिएक्शन मिक्सचर को। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स कितने हैं, इसमें प्रोडक्ट्स कितने हैं। जो उनकी वैल्यू आती है हमारे पास वो हम केसी एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। केसी एक्सप्रेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उस वैल्यू को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अब देखें, the direction of a reaction can be predicted by putting values of concentration of reactants and products at a particular time during a chemical reaction। जब कोई chemical reaction हो रहा है तो किसी भी वक्त आपने क्या करना है, उसमें से concentration निकाल के values उनकी find करनी है। This value obtained at this time is compared with the Kc given in literature। अच्छा, हमें केसी ना एक लिटरेचर में दिया हुआ होगा या फॉर एग्जांपल वो हमें पता होगा। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट बाद में कर रहे हैं लैब में, उससे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, उसकी वैल्यूज़ जो हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ठीक है, वो हमें जो है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन हो गई। तो हमने रिएक्शन करके ये देखना है कि हमारे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो उसके लिए पहले हम रिएक्शन कोशेंट फाइंड करते हैं। रिएक्शन कोशेंट क्या है हमारे पास? It is a measure of the relative amounts of products and reactants present in the reaction mixture at a given time। जिस टाइम आपने फाइंड करना चाहा आपने फाइंड कर ली वो वैल्यू। ठीक है, उस वक्त जो आंसर आएगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगी वैल्यू? वो कहलाएगी रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट QC लिखते हैं, बाज़ जगह जस्ट Q लिखा होता है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे KC के साथ। KC वैल्यू जो है वो हमें लिटरेचर में मिल जाएगी लिखी हुई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, तो रिएक्शन कोशेंट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको हमने KC वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास जो है वो पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो किस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि QC और KC को आप कंपेयर करें तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली क्या है, व्हेन KC इज़ लार्जर दैन QC, अगर KC की वैल्यू बड़ी हो और QC की वैल्यू छोटी हो। अगर KC की वैल्यू बड़ी हो और QC जो है वो उसकी वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। When value of Kc is large than Qc, then reaction goes in forward direction to attain equilibrium। अच्छा, ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, Kc वैल्यू बड़ी है किसकी निस्बत, QC की निस्बत, तो इस तरफ। ठीक है, तो इसको हम यूं कह सकते हैं, Kc बड़ा है QC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। मतलब मैं समझाने के लिए अगर ऐसे एक निशान लगा देता हूँ तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपने इस तरह याद रख लेना है कि ये KC बड़ी है वैल्यू QC से तो इस तरह बना हुआ है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यूं आगे की तरफ जाएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। दूसरी पॉसिबिलिटी है व्हेन KC इज स्मॉलर देन QC। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर KC की वैल्यू स्मॉल है और QC की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन किधर आएगा, रिवर्स में। अब देखें ये इस तरफ इसका मुंह बना हुआ है, तो अगर मैं इसे एरो बना दूं ऐसे तो रिएक्शन किधर आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा। व्हेन वैल्यू ऑफ KC इज स्मॉल
then QC, then reaction goes in backward direction to attain equilibrium. रिएक्शन बैकवर्ड आएगा इक्विलिब्रियम लेने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन KC इज इक्वल टू QC. KC और QC की वैल्यू अगर हो जाए बराबर तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा रिएक्शन क्या है इक्विलिब्रियम की हालत में. व्हेन वैल्यूज ऑफ KC एंड QC आर इक्वल, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में. तो ये हमारे पास इसका पहला फ़ायदा था कि इम्पोर्टेंस थी कि हमें क्या पता चलता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने स्टडी की. सेकंड है हमारे पास प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन की हद की पेशगोई करने के लिए कि रिएक्शन किस हद तक फॉरवर्ड गया है और किस हद तक रिवर्स आया है या कैसे हुआ है, उस बेस पे हमें पता चलता है. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC शोज एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन विच मीन्स how much reactants are converted to products, and it shows how much reaction proceed in forward direction before establishing equilibrium state. मतलब कितने रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाया है और कितनी देर बाद रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में आया है. मतलब कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए और उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ. ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC देख के पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव हुआ है और किस वक्त जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हुआ है. इसके लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जी. 3 कैटेगरीज में वैल्यू ऑफ KC जो है हमारे पास वो हमें बताती है क्या है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया है. लार्ज वैल्यू ऑफ KC होगी या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ KC होगी या फिर नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना बड़ी ना छोटी, दरमियानी वैल्यू. ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन तक, कहाँ तक जो है वो मूव हुआ है. पहली बात है लार्ज वैल्यू ऑफ KC. तो लार्ज वैल्यू ऑफ KC से हमें क्या पता चलता है, लार्ज वैल्यू ऑफ KC से हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स. अगर KC की वैल्यू बड़ी आए तो इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ है तो उस वक्त जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें सारे के सारे तकरीबन क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं. रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल. रिएक्टेंट्स क्या हैं, नेग्लिजिबल हैं, ना होने के बराबर. नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर, जिसे हम ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हैं. और थर्ड है द रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन. ये बात, तो रिएक्शन क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अच्छा, ये MCQs में भी टर्म जो है वो आ सकती है, आपने अच्छी तरह याद करनी है कि लार्ज वैल्यू ऑफ KC से आपको क्या पता चलता है. नंबर 1 हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन मिक्सचर में. नंबर 2 बी ऑप्शन जो है रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल हैं, और ऑप्शन सी जो है रिएक्शन गो टू कंप्लीशन है, या ऑप्शन डी ऑल अबव. तो हम कौन सा टिक करेंगे, ऑल अबव वाला. ठीक है, उसके अलावा इनमें से भी कोई सा भी MCQs बन सकता है. एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक है, इसे हम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और ये हमारी बुक में एट 1000 केल्विन लिखा हुआ है. तो इस वक्त 1000 केल्विन पे जो KC की वैल्यू आती है वो आती है 2.2 इंटू 10⁻²22. ये 10⁻²22 प्लस में वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू है. इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो उसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिएक्टेंट्स कार्बन मोनो और ऑक्सीजन है वो रिएक्शन मिक्सचर में ना होने के बराबर हैं. या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहें कि ये रिएक्शन रिवर्स में जो है वो नेग्लिजिबल है. सारा रिएक्शन किधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हुआ, इस वजह से प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने और KC की वैल्यू बड़ी आई. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ KC. द स्मॉल वैल्यू ऑफ KC इंडिकेट्स दैट, अब जो इधर पड़ा है वो इसका ऑपोजिट आ जाएगा. ठीक है, a small amount of reactants is converted into products and equilibrium is established. स्मॉल वैल्यू ऑफ KC से हमें पता चलता है कि थोड़े से अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में तब्दील हुई और उसके बाद क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. एट इक्विलिब्रियम एंड लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंट. ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ी सी है, कहाँ पे, जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ.
दीज रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, नेवर गो टू कंप्लीशन, मुकम्मल जो है वो नहीं होते। क्या मतलब प्रोडक्ट पूरा नहीं बनाते, प्रोडक्ट जितना बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और थोड़े से प्रोडक्ट्स बनते हैं और क्या होते हैं बाकी रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि अमोनिया 2NH3 जब ये डिकम्पोज होता है तो इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता है। Kc की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 3.0 10⁻⁹ ये माइनस में है 9, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना, डिकम्पोजिशन हुई इसकी अमोनिया की, तो फ़ौरन से क्या बन गया हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और ये दोबारा रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया अमोनिया। मतलब कि ये रिवर्स में रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नार लार्ज, ना बड़ी हो ना छोटी हो, दरमियानी वैल्यू हो। सच रिएक्शन शोज अ कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे Kc की वैल्यू दरमियानी हो तो उससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंपोजिशन है वो कंपेरेबल है, ऑलमोस्ट इक्वल के करीब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन N2O4, ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन होती है इसकी तो इससे 2NO2 बनता है और इस वक्त Kc की वैल्यू देखें तो 0.21 है। ठीक है, ये वैल्यू बहुत स्मॉल थी, लेकिन ये क्या है, स्मॉल है, लेकिन इतनी स्मॉल नहीं है जितनी ये है, दरमियानी वैल्यू है। इट इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 डिकम्पोज होगा तो NO2 बनेगा, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 मतलब NO2 आपस में कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा N2O4, आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल, मतलब इनकी जो कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन का रेट है वो तकरीबन बराबर के राउंड अबाउट है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये जो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, डायरेक्शन और एक्सटेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा जो है ये लॉन्ग आ चुका है, लेकिन पूछेंगे एक, या इसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पूछेंगे या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसके बाद ये एक टेबल बुक में दिया हुआ था साइंस टेक्नोलॉजी वाला, ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अहम है, पास पेपर में कई दफ़ा ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ आया हुआ है। यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की तैयारी में गैसेस का इस्तेमाल। द टू मेजर गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मेन दो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78% इन एटमॉस्फेयर एंड इज़ यूज टू प्रिपेयर अमोनिया, नाइट्रोजन 78% है और ये अमोनिया तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर अमोनिया जो है इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर अमोनिया फर्टिलाइज़र, अमोनिया फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए फिर अमोनिया गैस को यूज़ किया जाता है। दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ 21% इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जो है वो 21% है एटमॉस्फेयर में, एंड इज़ यूज टू प्रिपेयर SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, द किंग ऑफ केमिकल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड तैयार करने होती है वो ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीजन की मदद से तैयार होती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है आगे से सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों की परसेंटेज अगर जमा करें तो ये एटमॉस्फेयर का 99% बनाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ये मेजर गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये भी MCQs है कि मेजर गैसेस कौन सी हैं और उनकी परसेंटेज टोटल कितनी है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है केमिकल्स की तैयारी में। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने अच्छी तरह याद करना है। अल्लाह हाफिज़।